ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे हीट सोर्स और हीट सिंक्स वाला जो भी है ऑप्शन। यस। सो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज हीट पंप। हीट पंप क्या करता है? कोल्ड से लेके हॉट तक लेके जाता है। सेम, करेक्ट। रिजर्वायर भी क्या करता है? कोल्ड से लेके हॉट तक चले जाता है। बट हमें सिर्फ कोल्ड से लेके यहाँ तक लाना है। कहाँ तक लाना है? सिस्टम तक लाना है। हमें हॉट हॉट तक पहुंचाना है क्या इसको? नहीं, नहीं पहुंचा तो भी चलेगा हीट पंप में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रेफ्रिजरेटर में ऐसा नहीं। रेफ्रिजरेटर में हमें उसको यहाँ तक पहुंचाना ही है, तब तक हमें उसको छोड़ना नहीं। गेटिंग? सो हमें डिजायर आउटपुट क्या है? यहाँ से एक्सट्रैक्ट की हुई एनर्जी, हीट पंप। बट रेफ्रिजरेटर में हमारे डिजायर आउटपुट क्या है? QH, जो हमारा हॉट गैसेस की तरफ जाने वाला है। गेटिंग? सो योर व्हाट इज हीट? Heat is a form of energy associated with the motion of atoms or molecules. So ये क्या कह रहा है कि मौसी बाद में करो जो भी कुछ है। Heat is a form of energy associated with the motion of molecules. तो जो भी molecules एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, वो molecules का जो ट्रांसफर होगा, that is nothing but your heat. Getting? And heat is always transfer from higher temperature of object to the lower temperature of object. इतना माइंड में याद रखने का। कभी भी जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो या कुछ भी करो, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ही माइनस करने का। गलती से अगर लोअर टेम्परेचर है और हायर टेम्परेचर माइनस कर रहे हो और माइनस में आ रहा है, देन समझ लेना कि हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हमने लेते वक्त गलती से रिजर्व हीट सोर्स को हीट सिंक कंसिडर कर लिया और हीट सिंक को हमने हीट सोर्स कंसिडर कर लिया। सो समझ में आ गया व्हाट इज हीट? So heat can be transferred in the three forms. First है conduction, next है convection और radiation. Conduction क्या होता है? Conduction is nothing but conduction जो occurs होता है, वहां पे लिखो, देखो लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। आप लोग ने फील किया होगा, लड़कों ने, पता नहीं लड़कों ने भी किया होगा, अभी मैगी वैगी बनाते होंगे हॉस्टल में तो किया होगा। मैगी बनाते वक्त चम्मच अगर अंदर ही छूट गया, चम्मच गर्म हो जाता है। सोचने वाली बात है, चम्मच गर्म क्यों होता है? चम्मच गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे 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 हीट लेके जाते हैं आपके हैंडल तक लेके आए। सो जब हैंडल के पास हीट आएगा तो हम जिसको हाथ लगाएंगे तो गर्म लगेगा। सो ये कभी भी ऑकर्स हो सकता है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है। इसके लिए सिर्फ इतना चाहिए कि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग चाहिए। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ऑकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर टचिंग ईच अदर्स। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जो भी आपने चम्मच डाला हुआ है या चम्मच पानी के अंदर डाला हुआ है या फिर उस मैगी के कप के अंदर डाला हुआ है, चम्मच गर्म हो जाएगा। गेटिंग? जब तक वो गर्म है तब तक गर्म होगा, बट दोनों अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए तो दोनों, कोई किसी को कुछ गर्म नहीं लगेगा। वहां पे लिखा है एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट विल बी कंटिन्यू। जब तक दोनों कॉन्टैक्ट में है तब तक हीट ट्रांसफर होते रहेगा। कब तक होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं लिखा हुआ पे, अंटिल द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज द सेम। जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए तब तक हीट ट्रांसफर चलते रहेगा। मतलब अगर ऐसा हो सकता है, आप अगर मैगी बना रहे, मैगी बन गई, मैगी में आपने चम्मच रख दिया, ऐसे सोचो कि मैगी बहुत गर्म हॉट थी, आपने उसको हाथ लगाया, चम्मच हमें गर्म लग गया। बट अगर मैगी ठंडी हो गई तो चम्मच अपने आप ठंडा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर जो हीट ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। मीटिंग समझ में आ रहा है? और अगर ऐसा हो गया मैगी एकदम ठंडी हो गई बट हमने गर्म चम्मच उसके अंदर रखा हुआ, तो चम्मच थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाए। क्यों? क्योंकि हॉट टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होते रहेगा और वो रिजेक्ट करते रहेगा। जो भी आपका हॉट चम्मच है वो टेम्परेचर रिजेक्ट करते रहेगा। दैट इज योर कंडक्शन। सो कंडक्शन, जब भी चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तब कंडक्शन होगा, तब तक कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। करेक्ट? सो योर कंडक्शन, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इफ यू लीव अ मेटल स्पून इन अ पैन ऑफ सूप दैट यू आर हीटिंग ऑन द स्टोव, it may burn your fingers. The spoon is in direct contact with the hot soup and heat is transferred to the spoon. करेक्ट? ये आपने ऑब्जर्व किया है, ये डेली लाइफ का एग्जांपल है, ये हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ भी। ओके, सो द नेक्स्ट इज योर कंडक्शन एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
आपको ये पता है, कभी भी आप कॉपर कॉपर दुनिया का सबसे अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सो सम मटेरियल्स कंडक्ट द हीट बेटर देन अदर्स, कुछ मटेरियल्स ज्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं दूसरों से, बट वुड पेपर एंड प्लास्टिक्स आर नॉट हीट कंडक्टर्स। वुड के अंदर हीट ट्रांसफर जल्दी नहीं होती है, इसलिए आप देखो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में वुड के स्पैचुलास यूज किए जाते हैं रादर देन आपका स्टील स्पैचुला। और आप देखो जो भी आपके यूटेंसिल्स के हैंडल होते हैं वो मोस्टली प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर वुड के बने होते हैं। इससे क्या होता है, आपको हीट, या जो आपका लास्ट लास्ट टॉपिक था ये आपने देखा होगा इसमें, यहाँ पे जो स्पून है, अब वो स्पून अगर वुडन का हो तो हमें जल्दी से हीट लगेगी क्या, नहीं लगेगी, क्योंकि वुड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, getting, but metals are good conductor of it, any type of metal, steel, copper, स्टील, कॉपर, कास्ट आयरन, जो भी आप ले लो सभी के सभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि वो दोनों के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल है, तो मॉलिक्यूल्स के पास में अगर कुछ आएगा या हीट हीट आएगा तो फटाक से हीट ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। बट वुड और पेपर के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत लंबे लंबे, मॉलिक्यूल्स लंबे लंबे होने की वजह से यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए बहुत टाइम जाएगा। ऐसा नहीं कि वो गर्म नहीं होगा, गर्म होगा, बहुत देर गर्म करने के बाद गर्म होगा। अब देखना वुडन स्पैचुला भी थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है, गर्म क्यों होता है, क्योंकि वो थोड़ी देर कभी ना कभी तो वो करेगा। सो ऐसी ऐसी जो चीजें होती है ये होती है इंसुलेटर। सो क्या लिखा है, मटेरियल्स दैट स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ द हीट आर कॉल्ड एज इंसुलेटर। सो लाइक स्टोव फोम्स, वुल, फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास जो होते हैं आपके बिल्डिंग ग्लव्स में होते हैं, वुल जो होता है जो आपको ठंड में बचाता है, वो अच्छा हीट ट्रांसफर नहीं है, वो अगर एक बार हीट ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो बहुत देर तक हीट वैसे ही ऑब्जॉर्ब करके रखता है। और नेक्स्ट होता है स्टोव फोम, स्टोव फोम जो बेसिकली आपके ओवंस में से निकालने के लिए जो चीजें यूज की जाती है ना, उसमें स्टोव फोम होता है। तो वो स्टोव फोम आप देखो, ओवन तो इतना हीटेड है, ओवन का जो पैन है वो भी हीटेड होता है, आपने देखा होगा, उसके उसको निकालने के लिए अलग से ग्लव्स आता है, वो जो ग्लव होता है दैट इज योर स्टोव फोम। ओके, so next is your convection. Convection is a transfer of heat or transfer of energy into the liquid or gases in the presence of liquid or gases. इसके लिए आप देखो when part of liquid or gas is heated, the particles are made up move faster than the spread out more. So इन्होंने कहा है कि लिक्विड और गैसेस अगर हम उसको हीट करते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत फास्टली स्प्रेड होना चालू हो जाते हैं। The moving particles bump into the other particles causes the move causing them to move faster and spread out more. So ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी चीजें एक साथ अगर हम ट्रैवल करती है, या जितनी भी चीजें एक बार अगर हीट होना चालू हो जाता है गैसेस में, या गैस को अगर हम हीट करें तो वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा दूर दूर चल जाते हैं। लिक्विड का भी सेम है, लिक्विड को अगर हम हीट हीट करते रहे तो गैस बन जाता है, गैस फैलते जाता है, स्टीम फैलते जाती है। सो यही है इनको कहना है। सो यहाँ पे लिखा है, देखो अगर हम एक बर्नर का हीट अगर हम इस पानी को दे रहे हैं, सो क्या हो जाएगा, पानी अनस्टेबल होना चालू हो जाएगा, पानी जल्दी जल्दी हीट होना चालू हो जाएगा, तो क्या होगा, नीचे की तरफ जो हॉट वाटर क्रिएट हुआ है वो ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाएगा, और ऊपर का कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। ये जो सर्कुलर प्रोसेस है आपने देखा होगा, राइजिंग इन वार्म वाटर या राइजिंग इन वार्म एयर होता है ना, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ऊपर की तरफ चला जाता है, हॉट वाटर की डेंसिटी कम होती है तो ऊपर की तरफ जाता है, कोल्ड वाटर की ज्यादा होती है नीचे आ जाए, फिर वो गर्म हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक बर्नर का टेम्परेचर और हमें चाहिए हुआ टेम्परेचर सेम नहीं हो, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। सो ये तो हो गया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से नहीं होता है, समझ में आ गया। अगर यही जो फ्लास्क मैंने रखा हुआ है बर्नर और उसके ऊपर फ्लास्क रखा हुआ है, अगर इस फ्लास्क के टिप को हाथ लगाए, ये जो टिप है, ये जो टिप्स है इसको हाथ लगाए, सो इट इज कंडक्शन। बट पानी के अंदर जो प्रोसेस हो रही है दैट इज कन्वेक्शन, करेक्ट। कंडक्शन और कन्वेक्शन मोर और द सेम है, बट उसके अंदर एक बीच में मीडियम होता है, इतना याद रखना। जिसके भी अंदर मीडियम है, मीडियम इज लिक्विड और गैसेस, दोनों में से कोई भी मीडियम हो सकता है, लिक्विड और गैसेस मीडियम अगर बीच में है, दो हीट या सोर्स एंड सिस्टम के बीच में, या हीट सोर्स और सिस्टम के बीच में कोई अगर बीच में मीडियम, तो देखिए गैस बर्नर और उस केटल के अंदर मीडियम कौन सा, एयर। सो ये एक मीडियम है, बट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कहाँ पे है, अगर आप उस केटल को गर्म कर रहे हो और केटल के हैंडल को आपने पकड़ लिया, दैट इज योर कंडक्शन, गेटिंग। So next is radiation. Radiation is energy transfer from the
wave or particles or electromagnetic waves. We can concentrate on the type of radiations can travel as electromagnetic waves. Energy can transmit in vacuum also. Radiation can transmit in vacuum also. जो भी हम sun से energy हम लोग absorb करते हैं. You can feel the sun warm. What is force convection? किसी ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज कन्वेक्शन एंड व्हाट इज नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन. सो नेचुरल कन्वेक्शन इज नथिंग बट अगर आपने कपड़े बाहर हवा में सुखाने के लिए रखे, इट इज नेचुरल कन्वेक्शन. मतलब आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं करने का है फॉर दैट कन्वेक्शन. मतलब क्या हो रहा है, सनरेज आ रही है, सनरेज क्या कर रही है, उस पानी को भाप बना के खत्म कर रही है. जब कपड़े बाहर सूख रहे हैं, दैट इज योर कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन. वही अगर वही कपड़े को अगर मैं ड्रायर में डाल के सुखा रहा हूँ, मतलब वॉशिंग मशीन के ड्रायर में डाल के सुखा रहा हूँ, दैट इज योर फोर्स कन्वेक्शन. मैं फोर्सफुली उसमें हीट ट्रांसफर करा रहा हूँ, दैट इज योर फोर्स कन्वेक्शन. गेटिंग? इसको ये क्वेश्चन था. यू कैन अनम्यूट प्लीज. नाम तो सही लिखो यार. साइंस स्टूडेंट गेमिंग, क्या नाम है? साइंस स्टूडेंट गेमिंग. अनम्यूट करा स्वतःला बाळा. गाइस मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है ना? आ रही है सर. आ रही है. ये कौन है? यू आर ऑडिबल सर. ऑडिबल ऑडिबल मत बोलो. ये साइंस स्टूडेंट कौन है? साइंस स्टूडेंट. अरे डाउट पूछते हो तो क्या प्रॉब्लम है? पूछो ना. मैं क्या मारने वाला हूँ क्या डाउट पूछने के बाद? और एक पूछे आदित्य. आदित्य अनम्यूट करो बेटा. आदित्य. बाकी लोग म्यूट करो. आदित्य अनम्यूट करो. क्लियर हो गया सर. क्या बोल रहे हो? डाउट क्लियर हो गया सर. डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, चलो चलो, अच्छी बात. ओके. सो नेक्स्ट इज योर रेडिएशन. रेडिएशन इज नथिंग बट जो भी हीट ट्रांसफर आप लोग करोगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइक सन से लेके जो भी एनर्जी हमारे तक आती है, वहां पे लिखा है यू कैन फील द सन वार्म योर स्किन ऑन सनी डेज. मतलब जब धूप होता है, जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो आपको बहुत ज्यादा वार्मनेस फील होती है. वो वार्मनेस क्यों फील होती है? क्योंकि जो सन रेडिएशंस आपको दे रहा है वो एनर्जी आप लोग फटाफट एब्जॉर्ब करना चालू करते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ एनर्जी कॉजेस इन पार्टिकल्स इन योर स्किन मूव फास्टर इज इक्वल टू मोर एनर्जी, मोर हीट एनर्जी. जितने वो ज्यादा मूव फास्ट होंगे, जितनी बाहर ज्यादा गर्मी होगी, उतना आपको ज्यादा वार्म फील होता है. क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होती है और बॉडी के अंदर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फास्ट घूमते हैं. तो बॉडी क्या करती है? उस हीट को रिजेक्ट कर देती है. बॉडी की हीट रिजेक्ट कैसे करती है? इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. देख रहे हैं स्वेट आता है हमेशा आपको. स्वेट आता है या क्या? चला क्या म्हणतात आपण? काय म्हणतो? घाम येतो. दैट स्वेट इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ हीट. वो हीट ट्रांसफर जो आपके बॉडी के अंदर हो रही है, तो बॉडी क्या कर रही है? बॉडी खुद को कूल करने की कोशिश कर रही है. कितनी भी बाहर गर्मी हो, बॉडी खुद को कूल रखने की कोशिश करती है. 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करती है. बाहर का 42 डिग्री टेम्परेचर आप सहन नहीं कर सकते, तो हम लोग एक्सटर्नल कवरिंग लाइक हमारे कपड़े पहनते हैं. तो वो हीट, तो बॉडी भी क्या कर रही है? बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इतनी हीट सस्टेन नहीं कर सकती. तो वो क्या कर रही है? इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर उसको बाहर छोड़ रही है. सो मॉइस्चर इज नथिंग बट योर स्वेट. ओके. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग विजुअल नहीं कर सकते. हम लोग विजुअल कर सकते हैं सिर्फ सनलाइट या इंफ्रारेड रेज जो होती है. सब्सटेंस में डाउट, नाउ इट्स क्लियर. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल, इट कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस, मतलब वैक्यूम में भी चल सकती है. और ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्या बोलते हैं, हीट एब्जॉर्बर. ब्लैक बॉडी इज हीट एब्जॉर्बर होती है और वो हीट रिजेक्ट भी सबसे कम करती है. ये वो क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक बॉडी इज एब्जॉर्बर. इसे बोलते हैं ना कि काले कपड़े मत पहनो गर्मी में,
ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो बेसिकली जहाँ पे भी ब्लैक बॉडी होती है या जिसकी इमिसिविटी ज्यादा होती है वहाँ पे सबसे ज्यादा आपको हीट की प्रॉब्लम्स होती है। सो इंक्लूड विजुअल लाइट्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड लाइट्स, ये हम इजीली विजुअल कर सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट्स भी हम लोग विजुअल कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब भी इक्लिप्स होता है, मतलब सोलर इक्लिप्स या मून इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, तब बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इंफ्रारेड लाइट हम इजीली विजिबल कर सकते हैं और इट कैन हार्म योर आईज। नेक्स्ट है द सन इज मेजर सोर्स ऑफ द सन इज आर मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सन को हम लोग गिन सकते हैं, इट इज अ रिजर्वायर, कितनी भी एनर्जी उसमें से एब्जॉर्ब कर लो वो खत्म नहीं होने वाली। गेटिंग? और ये स्पेस में से भी ट्रैवल करती है। स्पेस इज नथिंग बट वैक्यूम, उसमें कुछ नहीं है, नो मटेरियल, नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं। इसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर होती है हमारे अर्थ की तरफ। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें आपको पता चलेगा। देखो, आग लगी हुई है, आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में मैंने मेटल रखा, मेटल क्या कर रहा है, धीरे धीरे हीट हो रहा है। मेटल धीरे धीरे हीट हो रहा है, आपके हाथ को जब चटका लगेगा तो ये क्या हो रहा है, ये मेटल रॉड में क्या हो रहा है, कंडक्शन। क्या हो रहा है, कंडक्शन। वही अगर मैं इसके ऊपर कुछ अगर गर्म रख दूं गर्म होने के लिए, दैट इज योर कन्वेक्शन। मतलब आप उसके एकदम पास में चले जाओ विद द हेल्प ऑफ एयर मीडियम, जो भी हीट आप लोग सेंस करोगे दैट इज योर कन्वेक्शन। और रेडिएशन इज नथिंग बट जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें से निकलने वाली है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, सो दैट इज योर रेडिएशन। ओके, क्लियर है? सो नेक्स्ट आते हैं लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं। लॉज ऑफ हीट, देखिए पहले हमने आपको बता दूं प्रॉब्लम्स किस किस पे है जो हमने पहले सीखा था। ये हीट इंजन का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो याद कर लेना, ये इफिशिएंसी वाला, थर्मल इफिशिएंसी वाला लिख लेना, इजी रहेगा। नेक्स्ट आपको लिखना है सीओपी ऑफ हीट पंप, ये भी याद रखना है, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर ऑफ सीओपी, ये भी याद रखना है। और नीचे वाला सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1, ये भी याद रखना है। ये 3 फॉर्मूलाज, इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर इन्वेंट किया है फूरियर ने। फूरियर ने फर्स्ट लॉ इन्वेंट किया, फर्स्ट लॉ या कंडक्शन का लॉ जो है वो उसने इन्वेंट किया। सो इट ऑल्सो कॉल्ड एज फूरियर लॉ। फूरियर कहता है इट स्टेट दैट द time of rate transfer through the material is proportional to the negative gradient of temperature and its area at right angle through its to its gradient। ये बहुत डिफिकल्ट टर्म है, इसको हम इजी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये देख पा रहे हैं, ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम के एक सरफेस का टेम्परेचर है T1, सेकंड सरफेस का टेम्परेचर है T2। ओके, हीट इज जो भी सपोज टेम्परेचर T1 ज्यादा है, T2 या T2 ज्यादा है सोचते, तो T2 जो ज्यादा है वहां से हीट ट्रांसफर कहाँ होगी, T1 की तरफ। सो ये लाइन कैसे बनेगी, ऐसे नीचे की तरफ आएगी। K इज नथिंग बट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। अगर ये हीट कंडक्टर नहीं होता तो ये हीट ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं। और हमने क्या बोला है, इसके राइट एंगल ट्राइंगल में जो एरिया है, तो एरिया हम कौन सा कंसिडर करेंगे, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब 90 डिग्री में जो एरिया है। करेक्ट, यहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा है कि नहीं। सो यार राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे बन रहा है दैट वाला एरिया हम कंसिडर करेंगे। तो एरिया हो गया ये। व्हाट इज क्यू, क्यू इज स्मॉल क्यू इज नथिंग बट हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स मतलब जहाँ जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है। सो हीट फ्लो कहाँ से हो रहा है, इधर से लेके इधर तक हीट फ्लो हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ हीट फ्लो हो रहा है। सो अगर हम लोग ये कंसिडर करें, इफ वी कंसिडर द केस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल by the process of conduction, then the rate of heat conduction is given by, rate of heat conduction हम कैसे देखते हैं, डेबा क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये जो डी टी बाई डी एक्स है इज नथिंग बट योर टेम्परेचर ग्रेडियंट। हम लोग इसको लिख सकते हैं T1 माइनस T2। क्लियर? और जो भी L है दैट नथिंग बट द लेंथ। सो एरिया इज नथिंग बट द सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के जो परपेंडिकुलर होगा, जो भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा उसके 90 डिग्री में जो भी एरिया होगा वो एरिया म्यूट करो, जो भी है प्लीज म्यूट करो। So and what is Q? Q is nothing but the rate of heat transfer and K is nothing but the thermal conductivity of that wall।
अगर यहाँ पे वॉल की जगह कुछ अलग है, ग्लास है, वुल है, या जो भी कुछ चीजें लगी हुई है, ब्रिक है, कंक्रीट है, जो भी चीजें लगी, तो सबकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। और ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन स्टैंड फॉर the temperature changes from higher temperature to the lower temperature or lower temperature to the higher temperatures। यहाँ पे लिखा हुआ the sign indicates the heat is always flow from hot to cold areas। हीट हमेशा हाई टू लो की तरफ ही मूव होगी, और हम लोग टेम्परेचर लेते वक्त जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो हायर से लोअर में ही माइनस करेंगे। याद रखने का, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप आइडिया आ जाए। ओके, क्लियर? सो ये है आपका फूरियर लॉ, और आपको हमेशा ये फूरियर लॉ का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लिख लो, इसको दिमाग में फिट कर लो, और क्या क्या है वो भी लिख लो। डेल्टा क्यू, क्लियर? Okay, so delta q is equal to minus ka dt by dx। your dt by dx is nothing but the temperature gradient, a is nothing but the surface area perpendicular to the direction of heat flow, k is nothing but the thermal conductivity of that wall, delta q is nothing but the rate of heat transfer। आपको क्वेश्चन आ सकता है find out the rate of heat transfer in the given system। सिस्टम नीचे दिया रहेगा, having the area of 30 mm square, inside temperature is 30 degree, outside temperature is 50 degree। so find out the find out the rate of heat transfer having thermal conductivity of 1.7। ऐसा सपोज क्वेश्चन है, तो क्या डालेंगे? थर्मल कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द के डालेंगे 1.7, एरिया होगा एरिया होगा आपका 30। सर क्या आप ये पीडीएफ फॉरवर्ड कर दोगे नोट्स बनाने के लिए? नक्की नक्की, 100% ग्रुप में ये आ जाएगा आपको। ओके, समझ में आया इतना? जब भी आप डालोगे तो कैसे डालना है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपने आप पता चलेगा। सो द नेक्स्ट इज नथिंग बट द कन्वेक्शन वाला लॉ। कन्वेक्शन वाला लॉ इन्वेंट किया है अपने न्यूटन बाबा ने। न्यूटन बाबा ने पूरी इंजीनियरिंग की वाट लगा डाली है, आपको भी पता है। न्यूटन ने सब कुछ किया है, न्यूटन ने ही सब किया है, न्यूटन की वजह से ही हम लोग ये सब सीख रहे हैं। बट न्यूटन ने कुछ अच्छी चीजें भी दी है जो हमारे कन्वेक्शन में काम आ सकती है। दैट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कूलिंग। कैसे चीजें ठंडी होगी? नेचुरल कन्वेक्शन ऑकर्स व्हेन द टेम्परेचर ग्रेडियंट, यहाँ पे लिखा है नेचुरल कन्वेक्शन ऑकर्स व्हेन द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द सिस्टम जनरेटेड लोकलाइज्ड डेंसिटी डिफरेंस। जो भी डेंसिटी डिफरेंस आएगा उसकी वजह से ये फ्लो घूमते रहेगा, मतलब हॉट ऊपर जाएगा, कोल्ड नीचे आएगा, ये सिस्टम रोटेट होगा। जो भी लोकलाइज्ड डेंसिटी डिफरेंस है उसकी वजह से घूमेगा। और फोर्स कन्वेक्शन हम लोग क्या करेंगे? एक फ्लो क्रिएट करेंगे, एक मोशन क्रिएट करेंगे विद द एक्सटर्नल एजेंट सच एज स्टरर और पंप। अब देखो, आपको अगर नेचुरल कन्वेक्शन फील करना है, नेचुरल कन्वेक्शन फील करना है, अगर बाहर हवा चालू हो गई जोर से, अब बाहर खड़े रहो गर्मी में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपको ठंडा फील हो, दिस इज योर नेचुरल कन्वेक्शन। मतलब आपके बॉडी के ऊपर से हवा फ्लो हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है ना? वही आप पंखे के नीचे बैठे, हवा नहीं है, कुछ नहीं, पंखे के नीचे बैठे, ये हो गया फोर्स कन्वेक्शन। आपने एक्सटर्नली खुद के ऊपर हवा फ्लो कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ठंडा महसूस हो। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल कनेक्शन और फोर्स कनेक्शन को सीखने के लिए। नेचुरल कनेक्शन क्या है? नेचुरल कनेक्शन इज नथिंग बट बाहर हवा फ्लो हो रही है, हम वहां पे जाके खड़े हो गए नेचुरली, कुछ एक्सटर्नल सोर्स नहीं, कुछ नहीं, सब ऑटोमेटेड है। बाहर खड़े हो गए, आपको ठंडा फील हो रहा है, दैट इज योर नेचुरल कनेक्शन। वही अगर पंखे के नीचे बैठे, दिस इज योर फोर्स कनेक्शन। क्लियर? सो इसी लॉ पे न्यूटन ने एक लॉ, इसी क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना पे न्यूटन ने एक लॉ बनाया, दैट इज लॉ ऑफ कूलिंग। लॉ ऑफ कूलिंग में वो कहता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज नथिंग बट योर डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ convective heat transfer multiplied by area multiplied by the temperature difference between surface and bulk fluid। temperature difference between surface and bulk fluid। तो आपका surface temperature कितना है? 37 डिग्री। हमारे साइड से एयर कितनी जा रही है? 25 डिग्री। तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? 37 माइनस 25। करेक्ट? एरिया क्या है? जो भी एरिया जिसपे भी ये एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है या कन्वेक्शन हो रहा है, दैट इज एरिया। सपोज मेरे हाथ पे हो रहा है, इस पाम पे हो रहा है, तो ये पाम का एरिया मल्टीप्लाई बाय temperature difference of the surface and surrounding air, correct, multiply by convective heat transfer coefficient of this air। Getting? जो भी मीडियम है, यहाँ पे मीडियम क्या है?
एयर है, मीडियम क्या है, एयर है। तो जो भी मीडियम है उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो H है, जिसको डिनोट करते हैं हम H से। सो हीट ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, इस सरफेस से लेके बाहर के सराउंडिंग। सराउंडिंग में होने के लिए क्या है, हमारे पास एयर है। इस सराउंडिंग के पास भी कुछ टेम्परेचर है, इस सरफेस के पास भी कुछ टेम्परेचर। तो ये सरफेस जब सराउंडिंग को कुछ टेम्परेचर दे रहा है, तो दैट इज योर कन्वेक्शन। ओके, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है क्या, ऐसे हाथों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है क्या, नहीं। दोनों हाथों का कॉन्टैक्ट है, मतलब यहाँ से हीट ट्रांस इस हाथ से इस हाथ में हीट ट्रांसफर हो। क्लियर। So convective heat transfer coefficient is depend on type of, ये आप नीचे लिखा है, convective heat transfer coefficient is depend on type of convective heat transfer coefficient is depend on the type of medium or gases or liquid. The flow properties such as velocity, viscosity and other flow and temperatures depend on the properties. जो भी properties है उसके ऊपर depend करेगा. Heat transfer coefficient has SI units, watt per मीटर स्क्वायर केल्विन, ये इसका यूनिट है। एंड इट इज द इनवर्स ऑफ थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन के अगेंस्ट में काम करेगा, क्योंकि थर्मल इंसुलेशन होगा तो ही ये काम कर पाएगा। करेक्ट, थर्मल इंसुलेशन होगा तो ये यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी कनेक्टिव हीट ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। बिकॉज हमने सीखा है जहाँ पे भी इंसुलेशन होता है वहां पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, बिकॉज इंसुलेटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट कंडक्टिविटी। क्लियर, माइंड में क्लियर है। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, रट लो, जो आपको अच्छा लगे करो, बट ये फॉर्मूला आना चाहिए। कभी भी अगर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम आया तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे विदाउट फेल। क्लियर है माइंड में। सो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, जो भी सरफेस एंड आजू बाजू का फ्लूइड है उसके अंदर का टेम्परेचर डिफरेंस। योर एरिया इज नथिंग बट द सरफेस एरिया वेयर द हीट ट्रांसफर इज एक्चुअली हैपेंड। योर H is nothing but the convective heat transfer coefficient। बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सबने सॉल्व करना है बिना भूले। ओके, सो लास्ट is nothing but your स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने निकाला है रेडिएशन का लॉ। रेडिएशन क्या होता है, चैट चैट सर, वाट पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ H, राइट, करेक्ट। करेक्ट। So Stephen Boltzmann law is state that energy, जो भी आप लोगे, जो एनर्जी आपके पास है, so heat transfer per unit time is directly proportional to the fourth power of temperature। ये इन्होंने कहा फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज नथिंग बट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। जो भी आप, एक ब्लैक बॉडी है जो हीट रेडिएट कर रही है, एक ग्रे बॉडी है जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा दैट इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप माइंड में नोट आउट कर लो। जो भी अनम्यूट है वो सब म्यूट कर लो प्लीज। श्रीकांत धुमार, वैष्णवी वाबड़े, म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, heat transfer per unit time is directly proportional to the fourth power of absolute temperature। so the fourth power of absolute temperature हम लोग अगर चाहे तो हम निकाल सकते हैं। all bodies absorb and emit the radiation। सारी bodies absorb करती है और emit भी करती है रेडिएशन। so ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ black body emit करती है, but black body is good absorber of heat radiations and gray body is good absorber of good emit भी वो अच्छे से करती है और एब्जॉर्ब भी अच्छे से करती है ब्लैक बॉडी। इसमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। सो यहाँ पे कोई भी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट नहीं आएगा, जो H हम लोग कंसीडर करते वो नहीं आएगा। बट यहाँ पे एक ये जो कांस्टेंट है वो ऐड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन होता है। ये तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है इसलिए आपको समझ में आ रहा है ये। सो यहाँ पे क्या क्या है, योर Q इज नथिंग बट द हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। टाउ इज नथिंग बट द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, आपको एग्जाम में दी गई होती है, अगर नहीं भी दी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लिख लो 5.67। सब लोग लिख रहे हैं क्या, नहीं लिख रहे हैं तो अनम्यूट करके हाँ बोलो, मेरे को भी समझ में आया तुम लोग लिख रहे हो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes sir. sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. तो लिख लो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लिखो 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 लिखो 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ अगर एग्जाम में नहीं दी हो तो ऐसा नहीं बोलने का कि अगर सर डेटा नहीं दिया हुआ है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको अपने आप पता होनी चाहिए हमेशा। स्टीफन जैसे हमें वो होता है ना वाटर का डेंसिटी दिया होता है क्या, नहीं, हम लोग अपने आप 100 कंसिडर कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स दिया होता है क्या 9.8, नहीं, हम लोग जैसे कंसिडर करते हैं वैसे ही स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें कंसिडर करना है। उसकी वैल्यू है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। हमेशा याद रखना A is nothing but the area of emitting body, जहाँ से बॉडी अपना क्या कहते हैं उसे रेडिएशन इमिट कर रहा है, जहाँ जिस एरिया से रेडिएशन इमिट हो रहा है दैट इज योर इमिटिंग बॉडी। ओके, सो ये था आपका अब तक का टॉपिक। सो आर यू गेटिंग? किस को कोई डाउट है, किसको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? फास्ट फास्ट फास्ट, कुछ अगर डाउट है तो फटाफट बताओ प्लीज। अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बोलो, चैट में लिखो मत, अनम्यूट करके बोलो। मैं अभी शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, उसको अनपिन कर रहा हूँ। जो भी बोलना चाहे कैमरा ऑन करो, बोलो फटाफट। कुछ डाउट है किसी को? एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। ये जो पीपीटी है ये आपको पीडीएफ बन के आपके ग्रुप में आ जाएगी, डोंट वरी, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर यस सर, सिग्मा की यूनिट क्या है? सिग्मा की यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, सेम। किसी को कोई डाउट? और कोई डाउट है किसी को? No, sir. नो, पक्का? आगे बढ़े फिर या रुक जाए? आगे आपका कुछ नहीं बचा, आगे आपका सिर्फ आईसी इंजन बचा है। बॉयलर सर ना, बॉयलर, आईसी आईसी इंजन, इंजन। आईसी इंजन, बॉयलर, छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, उसका कुछ नहीं। आईसी इंजन में आपको दो टाइप के इंजन सीखने हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, सीएनजी इंजन। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक सीखना है। सीएनजी इंजन तो डायरेक्ट 4 स्ट्रोक होता है, उसका कोई ऐसा फंडा नहीं। और ना लास्ट सीखना है बॉयलर, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इट इज कम्प्लीटली थ्योरी। सर फर्स्ट यूनिट की भी दे दो नोट्स। मैंने फर्स्ट यूनिट का नोट्स डाला था, महेश गुले, फर्स्ट यूनिट का नोट्स मिला ना आप लोग को? हाँ सर मिला है। हाँ मैंने डाला था ग्रुप में, मैंने ग्रुप में डाला था, करेक्ट। सेकंड यूनिट का नोट्स भी अभी बन रहा है, वो भी आ जाएगा ग्रुप में, डोंट वरी। सर एग्जाम गूगल मीट पे होने, गूगल फॉर्म पे होने वाली है ना? आइडिया नहीं यार, ऐसा तो पता नहीं है। Sir, हाँ 2 ही यूनिट आने वाले हैं एग्जाम में, हाँ, इन 2 सेम यूनिट में। आने वाले, इन 2 यूनिट आने वाले हैं। सेमेस्टर उसके बाद 11 तारीख को है ना सर? आई थिंक, देखो मैं, आपको तो पता है मैं 1 तारीख से नहीं हूँ, आपको ऐसा कुछ छुपा नहीं है कोई चीज़ है। बट मेरा एक ये था कि सेकंड यूनिट तक मेरे को खत्म करना था। मैं आज सेकंड यूनिट आज और कल भी हूँ, तो कल हम लोग प्रॉब्लम्स और या आज रात को मैं आपको आईसी इंजन का जो भी टॉपिक है वो यूट्यूब पर डाल दूंगा, सो आप आईसी इंजन का देख लेना। हम लोग कल प्रॉब्लम्स करेंगे, क्लियर? सर आपके यस क्या 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 बोल रहे हैं? आराम से बोलो, कौन बोल रहा है? हेलो, अभी कोई कुछ पूछ रहा था, क्या हुआ, बीच में रुक गए? किसी को कोई डाउट है इसमें? अब तक अपन ने जो सीखा कुछ ज्यादा से नहीं सीखा। हमने सबसे पहले देखा क्या क्या देखा आज, याद है कुछ? चलो कोई किसी को पूछते हैं, किसको पूछे क्या देखा हमने पूरे दिन में, आज क्या क्या सीखा? टर्बाइंस। टरबाइन वगैरह तो नहीं देखा गाइस। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखा, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओपन हीट सिस्टम, पंप, हीट heat पंप, engine, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। करेक्ट 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 करेक्ट। चलो ध्यान था सबका, जिसको जिसका 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 जहाज
जिसका जिसका जहाँ पे ध्यान था वो बराबर वो चीज बोल रहा है। Zeroth न्यूटन law, ने कहा सबकी जिंदगी हाँ। खराब की। second law. करेक्ट। ओके गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं अभी यहाँ पे रुक जाते हैं। आपको जो भी आपका अगला हीट इंजन आईसी इंजन का जो भी टॉपिक है वो यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा और प्रॉब्लम्स हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ओके ओके, हाँ हो तो हाँ बोलो, सब लोग प्रेजेंट हो, कोई अटेंडेंस डालने की जरूरत नहीं, सब प्रेजेंट है, Okay, डोंट sir. वरी, सब प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट। आपने इधर वो लफड़ा नहीं रहता अटेंडेंस, ओके सर। सब लोग प्रेजेंट है, डोंट वरी। Sir, यस सिद्धि, sir, end sem portion can you tell? एंड से पोर्शन अब तक डिसाइड नहीं है, अब तक बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटी से आया नहीं है कितना यूनिट है, बट आपका इनसेम का पोर्शन फर्स्ट 2 यूनिट है जिसका टेस्ट आपका 11 अप्रैल तक शेड्यूल किया गया है, वहां तक आपको फर्स्ट 2 यूनिट के ऊपर टेस्ट होगा। फर्स्ट 2 यूनिट के Okay, अंदर sir, आपको thank you. फर्स्ट 2 यूनिट के अंदर आपको फर्स्ट यूनिट में भी प्रॉब्लम्स है जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं पावर प्लांट्स के, थर्मो पावर प्लांट्स के। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में जो प्रॉब्लम्स है वो आपको है हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के ऊपर। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर मोस्टली ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछ जाते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला जो लॉ है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछ जाते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम ट्रिकी होते हैं, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि क्या होता है, सब लोग क्या करते हैं, वो दोनों टेम्परेचर को माइनस करके उसका फोर्थ पावर लेते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं लेना। अलग अलग दोनों का फोर्थ पावर करके उसको माइनस करना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूंगा कि देखो बच्चों यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है। ओके, 70% syllabus बोला है ना? Thank you. हाँ 70% सिलेबस बोला है, वो आपको एंड सेम की तरफ, एंड सेम में जो भी आपको नोटिफिकेशन रहेगा ना वो तन्मय सर आपको देते रहेंगे, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस, चलो गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय सर। बाय बाय बाय, Thank you, sir. बाय सर। बाय गाइस, बाय गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस। सर आप फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट का पीडीएफ सर से भेजो सर नोट्स। मैंने फर्स्ट यूनिट का नोट्स एज ए पीडीएफ ही भेजा है।